नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी निधि। बात हो रही है सनातन की और आज टीवी 9 पर सनातन सम्मेलन है जिसमें हम सनातन से जुड़े जो नए विवाद हैं और खासकर उसके राजनीतिक मंशा मकसद की हम बात करें कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। ऐसे वक्त में सनातन पर टीका टिप्पणी राजनीतिक दलों और नेताओं की तरफ से क्यों की जा रही है, इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं इस वक्त हमारे स्टूडियो में, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। सनातन विवाद पर बाबा रामदेव का बयान सामने आया है। सनातन को गाली देने वालों का मोक्ष होने वाला है। 2024 में उनका मोक्ष होने वाला है, ये रामदेव ने बयान दिया है। बाबा रामदेव का बयान सनातन को लेकर। सनातन की बात कर रहे हैं। आज बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस पर एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने पोटेशियम साइनाइड से तुलना की है रामचरितमानस की। देखो, जो सनातन को गाली दे रहे हैं उन सबका 2024 में मोक्ष होने वाला है। तो बाबा रामदेव को आपने सुना, साधु संत लगातार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है देश में केंद्र में सनातन सिर्फ एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बहस तीखी होती जा रही है। सनातन के विरोध में बोलने वालों के खिलाफ बीजेपी नेता भी खुलकर बोल रहे हैं और मोर्चा खोल दिया है बीजेपी नेताओं ने। बीजेपी के दिग्गज नेता सनातन विरोधियों पर प्रहार कैसे कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। संविधान का भी उल्लंघन कर रहे हो और ये याद रखें, ना मुगल सनातन को खत्म कर पाए ना अंग्रेज खत्म कर पाए। सनातन है, सनातन था, सनातन रहेगा। जो सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आए, चाहे वो मुगल हो, चाहे खून हो, चाहे शक हो, वो खुद समाप्त हो गए, पर सनातन धर्म समाप्त नहीं हुआ। भारत का 80% लोगों का जो विश्वास है, जो परंपरा है, उसका ऊपर प्रहार होता है और कांग्रेस इसमें कोई प्रतिक्रिया प्रकाश नहीं करता है। तो ये लॉजिकल है कि ये सारे चीजों का पीछे कांग्रेस ही है। ये तय कर लिया, एजेंडा बना लिया कि सनातन हिंदुओं को समाप्त करना है। ये ठेका पहले स्टालिन के कुर्मा को दिया गया, अब लालू यादव और नीतीश कुमार कैसे पीछा होते। इनके कुर्मा ने तो कह दिया कि ये धार्मिक पुस्तक रामायण साइनाइड है। एक अजीब सी स्ट्रैटेजी बनाई है सनातन धर्म को कोसने की, गालियां देने की, खत्म करने की। उसके बारे में पूछ लेंगे। तो जो डरता है व्यक्ति वो क्या करता है, वो दूसरों को दबाने की कोशिश करता है और इनके तो पुरानी आदत रही है, रीति नीति रही है। तो बीजेपी नेताओं को आपने सुना, एक सुर में विरोध किया जा रहा है। जिस तरह से सनातन पर बहस हो रही है और टीका टिप्पणी की जा रही है नेताओं की तरफ से। दरअसल ये बहस उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद शुरू हुई, यानी दक्षिण भारत के नेताओं ने जब टिप्पणी शुरू की। आइए आपको बताते हैं कि दक्षिण भारत में जो सनातन है वो कितना है और पुराणों के अनुसार क्या कुछ कहा जाता है। वैदिक ग्रंथों में कई जनजातियों का उल्लेख है पुराणों में। पांड्यचोल जैसे राजवंश तुर्वाशा जनजाति के वंशज थे जिन्होंने लंबे समय तक शासन किया और मनु को दक्षिण भारतीय सम्राट बताया गया है पुराणों में। पुराणों के अनुसार प्राचीन तमिल भाषा का वेदों से कनेक्शन है, सीधा सीधा संबंध है। ऋग्वैदिक ऋषि अगस्त्य ने तमिल भाषा बनाई और इसके अनुसार चोल पांड्य काल में मूर्ति पूजा का इतिहास रहा। चोल वंश के दौरान संस्कृत विद्यालय भी खोले गए। वैदिक परंपराएं उत्तर से ज्यादा दक्षिण में बहुत ज्यादा मजबूत हैं और विदेशी आक्रमण का असर दक्षिण में कम ही रहा, उसका प्रभाव कम ही देखने को मिला। लंबे समय तक अछूता रहा दक्षिण। आक्रांता दक्षिण को साम्राज्य में शामिल नहीं कर पाए और अंग्रेजों के अलावा कोई और दक्षिण में सफल नहीं हो सका। और देखिए, द्रविड़ बनाम नॉन द्रविड़ का भी एक मुद्दा रहा है और इसको भी गाये बगाए राजनीति में देखा गया है। तो भेदभाव और छुआछूत पर इसमें टकराव की स्थिति हमेशा दिखाई गई या देखी गई। और आजादी से पहले राजनीतिक सक्रियता जो एक्टिविटी है वो ज्यादा बढ़ी। केरल में मंदिर के रास्ते पर दलितों के लिए प्रतिबंध लगा और दलितों के आत्मसम्मान को चोट तक पहुंची। दलित समाज ने पहली बार खुलकर इसका विरोध भी किया था, आवाज भी उठाई। और आंदोलन में ईवी रामास्वामी पेरियार की एंट्री हुई, उन्होंने पुरजोर तरीके से आवाज उठाई। मंदिर का रास्ता बंद होने पर ट्रावणकोर राजा का भी विरोध किया गया, राजा के खिलाफ भी लामबंदी की गई।
और अब द्रविड़ आंदोलन की नींव कैसे पड़ी ये भी आपको बताना जरूरी है। तो जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने की दरअसल ये लड़ाई उठी और दलितों को ब्राह्मणों के समान अधिकार की बात कही गई। 1924 में समानता के लिए व्यापक आंदोलन भी हुआ, बड़े प्रोटेस्ट भी किए गए। 1926 में पेरियार का आत्मसम्मान आंदोलन भी शुरू किया गया। तो द्रविड़ आंदोलन की नींव कैसे पड़ी ये सब हम आपको बता रहे हैं। कैसे दक्षिण भारत में सनातन की नींव पड़ी ये भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान लगातार मौजूद हैं। TV9 भारतवर्ष आपके लिए सनातन सम्मेलन लेकर आया है। प्रोफेसर दिनेश, मैं आपके पास आ रही हूं। प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय जो इतिहासकार हैं हमारे साथ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर साहब, आपको लगता है कि अभी जो बहस हो रही है वो पूरी तरह से राजनीतिक है और केंद्र में ही सनातन है? इसको ही देखकर दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक सब नेता अब सिर्फ सनातन पर बोलेंगे? नहीं, इसमें केंद्र में सनातन नहीं है, ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। क्रिया कौन करते हैं? इस देश के प्रधानमंत्री क्रिया करते हैं, उनकी पार्टी क्रिया करती है, उनकी मातृ संस्थान RSS क्रिया करती है। हिंदी हिंदुस्तान, गंगा गाय गायत्री। आपने खुद रेफरेंस किया कि दक्षिण में द्रविड़ बनाम नॉन द्रविड़ का संघर्ष, आपका ऐतिहासिक तौर पर वो सही है कमेंट्री। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर उदयनिधि स्टालिन ने ये कहा है तो मैं वही जानना चाहता हूँ उसने किस परिप्रेक्ष्य में कहा। उसने उस परिप्रेक्ष्य में कहा जब सनातन धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का विभाजन को देखने को मिलता है। सेटलमेंट पैटर्न में वो पता लगता है, जिसको हम कहते हैं बस्तियों के बसावट के तरीके में। शूद्र मेन बस्ती में नहीं रह सकता था। क्यों नहीं रह सकता था? अगर वो हिंदू है तो, अगर वो सनातन है तो बताइए ना आप। क्यों सिर्फ ब्राह्मण शिक्षा ले सकता था, शिक्षा दे सकता था, दीक्षा ले सकता था, दीक्षा नहीं ले सकता, दूसरा नहीं ले सकता था, दक्षिणा वो ले सकता था, दूसरे नहीं ले सकते थे। ऐसा क्या है भाई? इंसान इंसान है। ये जो विभाजन आया, ये जो भेद आया, उस पे आक्रमण तो अभी नहीं हो रहा है। आखिरी बात, प्राचीन भारत में भी स्कॉलर्स पूछते हैं, बता आत्मा है तो कैसी है? गोल है, चपटी है, काली है, पीली है, कैसी आत्मा है? कभी कहते हैं कि पत्थर पूजे पान मिले तो मैं पूजू पान। अगर पत्थर पूजने से पान ले लेते हैं, मैं बहुत पूछता हूँ। ये सिर्फ जब भी अर्थव्यवस्था मरेगी, राजा हमेशा धर्म को बीच में लाएगा। मैं पूछ रहा हूँ कि देखिए राजनीति के लिए सर हो गया, मैं समझ गया। राजनीति के लिए ये सारे विषय पहले भी उठाए गए, आज भी उठाए गए हैं। आप इसे कैसे देखते? देखिए, जिस भेदभाव की हम बात कर रहे हैं, ना तो संविधान उसको समर्थन देता है, ना इस देश का कानून देता है। संवैधानिक प्रोविजन है, आंदोलन हुए, आंदोलनों को सफलता मिली, फिर भी आज भी नेता मंचों से वही बातें दोहरा रहे हैं। था करके पास्ट टेंस को प्रेजेंट में लाने की कोशिश क्यों हो रही है? इसके पीछे का इंटेंशन क्या दिखाई दे? देखिए, वास्तव में अगर राजनीति धर्माधिष्ठित हो जाए, देखिए हमले हो रहे हैं, आपको चुप रहो भाई, आपकी बात हो गई, आपने कह ली। वास्तव में धर्माधिष्ठित राजनीति हो जाए, धर्म मूल रूप से राजनीति में आ जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। लेकिन हमने जो अनावश्यक विवाद खड़े किए हैं, देखिए इस देश की परंपरा रही है, किसी से जब पूछता है अपने गुरु से कि आप कौन हैं, वो कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। फिर आप बहुत पीछे जा रहे हैं। मैं सर वापस ला रहा हूं आपको। बिहार के शिक्षा मंत्री, दक्षिण के नेता, उत्तर प्रदेश के नेता, आज की तारीख में जो अपने जातियों के नेता रहे हैं, अपनी जाति की राजनीति की है, सत्ता पाई है, सत्ता में बैठे हैं, वो ये सब बोल रहे हैं इस वक्त, जबकि उनको जनता ने समर्थन भी दिया, उनको सिर आंखों पे बिठाया, और फिर वही बातें की जा रही है। क्या इसका उद्देश्य है? वो भी तब जबकि सामने चुनाव दिख रहा है 2024 का, फिर बिहार में भी चुनाव है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होंगे, दिल्ली में होंगे, बंगाल में होंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश। क्या उसी का ये सारा इंपैक्ट है? जी, हो सकता है कि वो राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसा कर रहे हो, लेकिन दुर्भाग्य से इस देश में अगर इस तरह की ऊंची और निचले स्तर की राजनीति की जाएगी तो उसे यहाँ की जनता स्वीकार नहीं करने वाली है। जनता बहुत ठीक से समझती है उनके मंसूबे, इसलिए इस तरह के ऐसे लोगों को जिनको सनातन या धर्म की मूल समझ ही नहीं है, शायद उसके अर्थ, शब्द के अर्थ की भी समझ नहीं है, वो अगर इतनी गर्हित, गंदी, निचले स्तर की टिप्पणियां करेंगे तो उसको यहाँ के लोग स्वीकार नहीं करने जा रहे, ये तय है। बिल्कुल, समाज स्वीकार नहीं करेगा, ये तय है। ये बात इन्होंने पुरजोर तरीके से उठाई। स्वामी शैलेशानंद जी गिरी जी हमारे साथ है, महामंडलेश्वर जूना अखाड़े से। स्वामी जी, आप क्या मानते हैं? क्योंकि जिस तरह से वार्ष्णेय जी ने कहा कि ये एक ऐसा मुद्दा है कि क्रिया की प्रतिक्रिया है, लेकिन दक्षिण भारत में हमने बताया कि कैसे नींव पड़ी, और दक्षिण भारत के नेता ही इस तरह का बयान दे रहे हैं। अब तो बिहार भी कूद गया है, बिहार के नेता कह रहे हैं कि ये रामचरितमानस साइनाइड की तरह है।
तो ये बयान इस वक्त क्यों दिए जा रहे हैं? आप खुद सनातन से जुड़े हुए हैं, आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे सनातन का सच क्या है। जी देखिएगा कि जब जब धर्म का उपयोग राजनीतिक लोभ के लिए किया जाता है, लाभ के लिए किया जाता है, इस प्रकार की घटनाएं निरंतर आती है। आप दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं। पिछले कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया की परिपाटी पे उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा चल रहा है, एक ग्रुपिंग चलती है, उस ग्रुपिंग के अंदर धर्म का दुरुपयोग किया जा रहा है। और रही बात, आप जब भी देखेंगे पूरे विश्व के इतिहास का, प्रोफेसर साहब भी बैठे हैं, पूरे विश्व के अंदर राजनीति के लिए हो रहा है, उग्र राष्ट्रवाद, राजनीति के लिए हो रहा है, राजनीति के लिए हो रहा है, उग्र राष्ट्रवाद और उग्र धर्मवाद, यानी चुनाव में मुद्दा लाना चाहते सनातन। बिल्कुल, उग्र राष्ट्रवाद और उग्र धर्मवाद, ये दोनों ही राजनीतिक हितों को साधने के लिए किया जाता है। ये राजनीतिक मंशा की बात कीजिए, मैं बड़ा इस पे स्पष्ट आपसे उत्तर चाहूंगा कि भाई पेरियार ने आंदोलन किया, उस समय की जरूरत थी। उस आंदोलन को हम दक्षिण भारत में आज तक देख रहे हैं, उसके नाम पे पार्टियां हैं और लोग सत्ता में भी आए हैं, ठीक है। और अब हम उत्तर भारत में भी वही चीजें देख रहे हैं। आपको नहीं लगता कि पुरानी राजनीति को फिर से कहीं फिट इन करने की कोशिश हो रही है? क्योंकि ये सब बोलने वाले राजनेता हैं, राजनीति में काम करने वाले हैं। हो सकता है सनातन जहर ना हो, लेकिन राजनीति के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है। जी बिल्कुल, जो आप इशारा कर रहे हैं बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से, इसके लिए प्रमाण की आवश्यकता भी नहीं है। जिस प्रकार से एक पूरी सीरीज शुरू हुई है, दिल्ली के आप पार्टी से लेकर फिर मौर्य जी आ गए, उधर चंद्रशेखर जी आ गए, ये तमाम लोग जिस प्रकार से लीपापोती करने का प्रयास, उनके जो बड़े नेता हैं उस पर लीपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं, ये केवल मूर्ख बनाने का प्रयास चल रहा है। लगातार इस देश में हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति को पहले शिक्षा से अलग कर दिया गया। यदि इस भारत देश के अंदर लगातार वो संस्कृति विद्यालय मार्क्स काले का जो फिलॉसफी थी उसको हटा दिया गया होता और पहले से ही पदार्पण कर दिया गया तो सत्य सामने ला दिया गया होता। लेकिन जिनकी राजनीतिक शुचिता खुद प्रश्न के घेरे में है, वो सनातन और धर्म की शुचिता पर प्रश्न उठा रहे हैं, वो उसको जहर बता रहे हैं, वो उसको बीमारी बता रहे हैं। आज वास्तविक तो वही है ना कि उनके पीछे एक फौज खड़ी है और उनके अपने उद्देश्य हैं और यही उद्देश्य को परिपूर्ण करने के लिए लगातार प्रयास हो रहा है। आज आवश्यकता है कि देश में ऐसा कानून बने कि जिस प्रकार की इनकी राजनीति में इस प्रकार के बयानबाजी दे रहे हैं, तो उनको सबसे पहले राजनीति जो उनका क्षेत्र है बिल्कुल समाप्त करने का प्रयास किया। जब तक इस प्रकार के कानून नहीं आएगा, आज मुझे बताइए हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो है वो बैठे हुए देख रहे हैं, लगातार इस देश में आग लगाने का प्रयास किया जा रहा है और जो भी इस प्रकार का उपयोग करे, चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो, उनको सबसे पहले हाशिए पे ले जाने की आवश्यकता है। आज हमारे पढ़े लिखे वर्ग प्रोफेसर्स को इस पे कार्य करना चाहिए, लेकिन प्रोफेसर भी हम देखते हैं कि वो भी अपनी राजनीतिक अड्डे चला देते हैं, अपने जो अनुयायी हैं उनको वहां खड़ा कर देते हैं। जेएनयू के अंदर जिस प्रकार के चल रहे हैं और विभिन्न यूनिवर्सिटीज के अंदर जो पढ़ाया जा रहा है वो साफ साफ दिखाते हैं। आप बताइए, एजेंडा लेके चलते हैं, इस प्रकार की पुस्तकें लिखी जाती है कि जिसके अंदर ऐसी बातें धर्म के बारे में पढ़ाई जाती है। तब ये प्रोफेसर साहब चुप बैठे थे, तब इनको कोई दिक्कत नहीं थी। क्या पढ़ा रहे थे प्रोफेसर साहब बैठकर? उपाध्याय जी यहाँ उपस्थित है, किस प्रकार की किताबें लिखी गई थी कि कहाँ का भारत, इसी क्रिया की प्रतिक्रिया है, इसी क्रिया की प्रतिक्रिया है। कम्युनिस्ट लोग एजेंट की तरह आचार्य जी आचार्य विक्रमादित्य जी आपने अपनी बात रखी, महंगाई नहीं मार रही, ठीक, आपके भक्तों को सिलेंडर का दाम नहीं मार रहा, आपके भक्तों को बेरोजगारी नहीं मार रही। बोलो ना अपने भक्तों के लिए, जनता को सब कुछ मिल रहा है, जनता सब देख रही है, आपकी भी राजनीति देख रही है, आपकी जेब खड़क रही है। आप फिर वही जा रहे हैं, मिलते थे, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, आप फिर वही काम कर रहे हैं। मैं एक आचार्य विक्रमादित्य, मैं एक सवाल, एक सेकंड पंडित जी, मैं आपके पास ही आ रही हूँ। पंडित महेंद्र मिश्रा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये इस वक्त सनातन पर टीका टिप्पणी कर क्यों प्रयोग किया जा रहा है? क्यों प्रयोग किया जा रहा है? ये क्या सनातन के खिलाफ पार्टियां बोलकर ये कोशिश में है कि चुनावों में साध लिया जाएगा, अपनी नींव बना ली जाएगी? क्या इस तरह का प्रयोग हो रहा है? देखिए, दोनों लोग जो है, जो बीजेपी है और विरोधी दल है, दोनों लोग जो है ये अपने वोट के लिए जो है सनातन धर्म को जो है वो इस्तेमाल में ला रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग सनातन धर्म से असंतुष्ट हैं उनको चाहिए कि अगर भाई मान लो तो पास है हम, न मानो तो फासले हैं बहुत। आप अपना रास्ता नाप लीजिए, आपको अगर सनातन धर्म पसंद नहीं है तो आप छोड़ दीजिए।
और मेरा एक कहना है कि चारों शंकराचार्य सनातन धर्म पसंद नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बोलेंगे कि सनातन इरेडिकेट हो जाएगा। नहीं जाए, हटा ही दो सनातन को, एक बिल्कुल। बीमारी अगर की तरह। हमें खाना पसंद नहीं बहुत है, विवादित अगर बयान। हम कहीं पे जो है खाना हमको अच्छा नहीं लग रहा और हम सनातन धर्म के विरुद्ध हैं तो भैया आप मत मानिए, लेकिन गाली मत दीजिए। ठीक है उपमन्यु जी, मतलब सुनिए, मैं एक चीज और सर, जल्दी करिए, हमें शंकराचार्य को मिल करके एक कमेटी बना करके ऐसे लोगों को उपमन्यु जी धर्म में है, जिस बात का जिक्र हो रहा है कि भाई इस पे कौन सहमत है, किसको पसंद है, किसको नहीं पसंद है, जिन दलों के लोग ये बयान दे रहे हैं उन्हीं की पार्टी के लोग भी असहमत है। मतलब समाजवादी पार्टी के नेता ही कह रहे हैं कि इनका बयान गलत है, बिल्कुल जेडीयू के लोग कह रहे हैं इनका बयान गलत है, कांग्रेस के लोग जो हैं वो किनारा कर रहे हैं कि आपस में भी प्रतिद्वंद्विता चल रही है। एक ही पार्टी में विस्फोट सा हो गया है, कुछ पक्ष में है, कुछ विपक्ष में है। इनको ये तक नहीं सोच में आ रहा है कि हमारा भविष्य क्या है। सबसे बड़ी बात जो है कि इन्होंने ये सोचा था कि ये बढ़ाने से, क्योंकि सनातन ही संस्कृति भारतवर्ष में सबसे बड़ी है 80%, तो इसमें विस्फोट करके हम अलग अलग पार्टियों में बंट के और वोट की राजनीति कर लेंगे। और वोट की राजनीति जो है वो इन्होंने जो ये पासा फेंका था वो गलत बैठ गया और इनको वोट की राजनीति में कोई फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, वोट की राजनीति है जैसा कि आप कह रहे हैं स्वामी जी। प्रोफेसर गंगा सहाय मीना जी भी हमारे साथ। एक सेकंड बीच में मत बोलिए प्लीज, सार्थक बहस नहीं होती है। और फिर एक सेकंड प्रोफेसर गंगा सहाय मीना जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता है सनातन, रामचरितमानस भी, और इस तरह से अगर बयान देंगे। एक सेकंड स्वामी जी, आपके पास आऊंगी मैं। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, ये जो प्रयोग किया जा रहा है कि बार बार सनातन पर बोला जाओ, बार बार टिप्पणी की जाए और ऐसी टिप्पणी की जाए जिसका सीधा दिमाग पर असर पड़ता है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कुछ लोग जो सनातन के ठेकेदार बन रहे हैं उनको ठेकेदार बनने की जरूरत नहीं है। सनातन इतना कमजोर नहीं है कि किसी के बयानों से टूट जाएगा, बिखर जाएगा या खतरे में आ जाएगा। पहली बात हाँ, कोई खतरे में आने की बात नहीं है। सनातन बहुत व्यापक अवधारणा, जैसे मैंने पहले भी कहा, सनातन शाश्वत है। आपके अंदर करुणा है, दया है, मानवीयता, ये सनातन गुण है हमारे। उसको उसी संदर्भ में हमको सनातन को समझना है। आज क्या हो रहा है कि सनातन को हम एक सेक्ट विशेष के, एक संप्रदाय विशेष के संदर्भ में समझने की कोशिश कर रहे हैं और हम भारत को जो आप ये कह रहे हैं कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति सनातनी है? बिल्कुल सनातन है। इस पे भी विवाद है। जो इस पे भी कुछ लोग मूल्यों में विश्वास करता है, जो शाश्वत मूल्यों में विश्वास करता है, वो हर कोई सनातनी है। नहीं बैठे यहाँ पर, ये बैठे होते तो पता चल जाता है। उसी व्यापक संदर्भ में ठीक है, एक बड़ी अच्छी पूरी कर दूं, मेरी बात आपने बड़ी अच्छी बात कही। एक बात पूरी कर दूं मैं, एक लाइन और जोड़ना चाहता हूं इसमें। ये भारत की बहुत खूबसूरत बात है कि यहाँ इतनी विविधता है, हम असहमति के साथ अपनी बात रख सकते हैं और इस बात को हमें आज बचाने की जरूरत है। बिल्कुल इस बात के जो ठेकेदार बन रहे हैं उनको समझना चाहिए कि भारत की तर्क की असहमति की गुंजाइश है और ये आज की बात नहीं है। और चंद्रमणि मिश्रा जी, नहीं ठीक है, चंद्रमणि मिश्रा जी बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने। चंद्रमणि मिश्रा जी, इनसे मिश्रा जी से सवाल मेरा ये है, अभी कह रहे थे कि सनातन का मूल दया करुणा है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम दयम परोपकार पुण्याय पापाय पर पीडनम, साफ कह दिया कि पुराणों का मूल ही यही है। इस बात को कोई नेता, कोई राजनेता कह रहा है कि ये सब जहर है, ये जो सनातन की तरफ से आया है, परोपकार और पुण्य। आप वहीं ले जा रहे हैं। आप क्या अरे सर, आपसे जिससे मेरा सवाल है, मैं उनसे पूछ रहा हूँ सहमत हैं कि नहीं। वही बात मैं कह रहा हूँ कि इस मूल विचार का विरोध कौन कर सकता है? अगर ये विचार है पुराणों से निकले हुए तो इसका विरोध अपनी बात रखी, चंद्रमणि जी की बात रह गई। इसका विरोध लाभ के लिए, आप बताइए, जातीय लाभ के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए सनातन देश में रह करके सनातन के खिलाफ जहर उगलना, ये निश्चित रूप से आपके पतन का मार्ग होगा। पहली बात। दूसरी बात है धर्म की परिभाषा, तो कहा गया प्रभवार्थाय भूतानाम धर्म प्रवचनम कृता या सात प्रभव संपन्ना सधर्मित निश्चया। जो सनातन धर्म, आप ये कह रहे हैं पर वासनी जी इससे इत्तेफाक नहीं रखते। आप पूरी बात सुनिए, ये कह रहे हैं, पूरी बात सुनिए। जो भी कार्य चराचर जगत के प्राणियों के उत्थान में निहित हो वही धर्म है, वही सनातन धर्म का मूल है। और सनातन धर्म का मूल है चराचर जगत के प्राणियों को ऊंचा उठाए। वो ऐसा कर रहे हैं जो सनातन निश्चित रूप से मुझे लगता है मुझे आज के परिवेश में हमारे प्रोफेसर, हमारे शिक्षाविद ये पढ़ा रहे होते कि सनातन है क्या, तो निश्चित रूप से विरोध न होता। ये बयान देने की आवश्यकता क्या है? ये बयान देने की आवश्यकता क्या है? बयान देने की आवश्यकता क्या है कि सनातन खतरे में है? तो ये बयान दे रहे हैं, मुझे वर्ष का अस्तित्व जहाँ पर खड़े हैं, जीव जाति देव
साई जी देखिए, नहीं ठीक है सर आपकी बात। देखिए मुझे ऐसा लगता है जैसा उन्होंने कहा कि इस देश में रहने वाला उन्होंने कहा कि इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति सनातनी है, तो मुझे लगता है कहाँ कहते हैं, कौन कहता है भाई, कहाँ कहते हैं? लेकिन सनातन इस देश की संस्कृति में मूल है, सनातन इस देश की संस्कृति में मूल है। लेकिन वार्ष्णेय जी जो सर ने कहा वो ये कहा कि जो सनातन का विरोध कर रहे हैं वो उनका पतन होगा, ये निश्चित होगा। और ये एक बात समझने की जरूरत है कि सनातन हमारी संस्कृति है। अगर आप उसके खिलाफ इतनी बड़ी टिप्पणी करते हैं, उसके खिलाफ अपशब्द कहते हैं, तो लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको पता है कि क्या है, आप क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए जो पतन होगा वो तो 2024 को पता लगेगा किसका पतन होगा किसका नहीं होगा। गजब। अभी जो मौजूदा 2024 ही है, सब कुछ डिस्कस है, इलेक्शन ही सब कुछ उन्हें उनकी बात होने दीजिए। नहीं आप बात पूरी के मैं मनु जी 130 में से सनातन सहिष्णुता सिखाता है, सुनना भी सीखिए। जो ये कह रहे हैं जिनकी ये बात कर रहे हैं वो 29 है कुल, 130 में से दक्षिण बात। मैं ये जानना चाहता हूँ जो स्वामी जी ने कहा कि ये कह रहे हैं सनातन देश है, ये नहीं। मुझे ये बताइए उत्तर पूर्व की 7 बहनें 7 सिस्टर्स कहाँ पे है वहाँ सनातन? कब था, कब हुआ, कौन से प्राचीन समय में हुआ, कौन से मध्यकाल में? ये बेसिकली प्रोफेसर है या अंग्रेजों के एजेंट है? ये कम्युनिस्ट एजेंट है भाई। अरुणाचल प्रदेश में कहाँ था? उनकी संस्कृति अलग है। ये देश यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। आप अगर कहते हो कि सनातन शाश्वत है सर, तो क्या डाइवर्सिटी? नहीं ठीक है क्या डाइवर्सिटी हो गया, आपकी बात हो गई। ओम जी क्या डाइवर्सिटी सनातन का हिस्सा नहीं है? नहीं, निश्चित रूप से वो जो कह रहे हैं कि डाइवर्सिटी है, हम तो क्या डाइवर्सिटी नहीं है, विविधता क्या भारत की सनातन संस्कृति का हिस्सा? बेसिकली हम लोग यूनिटी इन डाइवर्सिटी के नहीं, सुन लीजिए, अरे बुद्धिज्म में नहीं है, सुन लीजिए ना दिनेश जी आप बोले तो मैं नहीं बोला, क्या बात बोले तो मैं नहीं बोला। कोई आपका जो वैदिक धर्म यहाँ है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, आप गलत कह रहे हो। आप बोले ओम जी आप बात ये गलत। देखिए एकता में विविधता का जो फ्रेज है ना वो गढ़ा गया और बेकार फ्रेज है। बेसिकली हम यही तो एजेंडा है, विविधता में विविधता नहीं है, बेसिकली विविधता में एकता नहीं है। अरे यार बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए, यही आपका एजेंडा है। लेकिन ओम जी आप कंप्लीट बोल रहे हो। फिर मैं आचार्य हम बार बार कहते हैं विविधता में एकता, बेसिकली हम एकता में विविधता वाले लोग हैं। एको हम बहुत श्याम, हम लोग एक हैं, बहुत होना चाहते हैं। जो लोग बताते हैं ना कितनी डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी में यूनिटी, बेसिकली यूनिटी में डाइवर्सिटी है। वही डाइवर्सिटी देश की शान है। एक बार डाइवर्सिटी आप एकता के खिलाफ हैं, जाइए आप एकता के खिलाफ हैं वार्ष्णेय जी। मैडम एक मिनट निधि जी, दूसरी बात देखिए, जब हम कहते हैं ना कि हम एक हैं और बहुत होना चाहते हैं, उसी एकता के बहुत सारे रूप हैं। एको हम बहुत श्याम वाले लोग हैं। हम उस कल्चरल थ्रेड को भूल जाते हैं, दुर्भाग्य से उस सांस्कृतिक धागे को भूल जाते हैं और वो दक्षिण से उत्तर तक क्या यही एकता तोड़ के कोई राजनीति आपको मौका दिया? नहीं अब जब आपको अवसर दिया, आपने अपनी बात पूरी की। विक्रमादित्य जी क्या इसी एकता को तोड़ के कोई राजनीति रोटियां सेकना चाहता है? क्या आप ये कहना चाहेंगे? रवि जी, जिन सनातन पर हम पूरी दुनिया में हम जाने गए, पूजे गए जिन सनातन मूल्यों के ठीक है। अगर आज भारत एक है तो ये बड़ी निचली सोच की बात है। ठीक है, जब भारत एक है, जब वसुधैव कुटुंबकम का विचार है, डेफिनेटली जब विविधता की बात है, समझ नहीं आती ना कुछ लोग, तोड़ के कोई राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहा है मौजूदा चुनाव में। वसुधैव कुटुंबकम तो नोटबंदी से सारों की जेब खाली हो गई। वसुधैव कुटुंबकम में ये सारे साल ये बात सही नहीं, कोई नहीं बोला, ये लॉजिकल नहीं है। बैंकों की लाइन में नहीं लगा, कोई बैंकों की लाइन और क्या अरे सही बात बोल रहा हूँ मैं महाराज जी, मैं सही बात बोल रहा हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आप अपने भक्तों का ध्यान रखो। सिलेंडर उन्हें भी महंगा मिल रहा है, गेहूं चावल उन्हें भी महंगे मिल रहे हैं, दाल उन्हें भी महंगा मिल रहा है, दूध के दाम 60 बार बढ़ गए हैं। कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, ये बात ऐसी बातें खत्म नहीं होगी। जिनके प्रश्न है उनको उत्तर देने दिया। आप सबसे प्रश्न पूछिए, इनका रह गया था, मैंने सब अपनी अपनी बारी में बोलेंगे तो ज्यादा। देखिए मिश्रा जी, आपका प्रश्न था कि इस देश में खंड खंड करने के लिए क्या नीति अपनाई गई, डिवाइड एंड रूल, आपको पता हो किसने लाया? और आज भी लगातार वो चल रहा है, डिवाइड एंड रूल की बात चल रही है। मैं नहीं कह रहा था, हमारे साथ शंकराचार्य बैठे थे, उन्होंने ही कहा कि ये तोड़ा जा रहा है देश। थोड़ा
तोड़ा जा रहा है, तोड़ने की राजनीति चल रही है, आज से नहीं चल रही, लगातार चल रही है। दक्षिण भारत का जो हाल हुआ है वो तोड़ने की राजनीति के। पेरियार किसके साथ में काम कर रहे थे? पेरियार ने जो पार्टी बनाई अंग्रेजों से सपोर्ट लेके बनाई। इस देश में जो लगातार अभी नॉर्थ ईस्ट अंग्रेजों से सपोर्ट लेके बनाई, कहां पे कौन सा रेफरेंस है? आचार्य विक्रमादित्य जी, भिन्न अंग था। आचार्य विक्रमादित्य मांगी अंग्रेजों के इन्फॉर्मर कौन थे? अंग्रेजों को इन्फॉर्मर कौन थे बताओ? आचार्य विक्रमादित्य जी, किसने बनाया? ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। दिनेश वार्ष्णेय जी, एक सेकंड करके बोलिए। दिनेश वार्ष्णेय जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। दिनेश वार्ष्णेय जी, आचार्य जी एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट थम जाइए। आचार्य जी एक मिनट थम जाइए। दिनेश वार्ष्णेय जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आप सनातन के खिलाफ हैं? मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं। क्या आप सनातनी एकता के खिलाफ हैं? नहीं, मैं किसी एकता के पैसे के साथ है, पैसे के साथ। सुनिए, केवल पैसे के साथ है, जो इनको पैसे देते हैं उनके साथ काम करते हैं। खिलाफ इनका केवल सिंगल है। तो दिनेश जी रशिया से पैसे लो, चाइना से पैसे लो, और जो हाल हुआ है कम्युनिस्टों का वास्तविक तौर पे पता है। कम्युनिस्टों ने ना कम्युनिज्म वहां बचा, ना कम्युनिज्म यहाँ बचा। इनके पास कुछ नहीं बचा है। इनके पास कम्युनिज्म बिल्कुल इन लोगों ने जहां भी गए झंडा बंद किया काटने का, और वही करते आ रहे हैं लगातार। खुद कटेंगे, खुद जो बीज बो रहे हैं वही कटने का कगार। कम्युनिस्ट इस देश से खत्म हो चुके हैं। केवल कहां इनके हाशिए पे चले गए। थोड़ा सा संयमित बहस रखेंगे तो बेहतर होगा। आचार्य जी एक मिनट रुक जाइए, बाहर निकालने की जरूरत है। थोड़ा सा संयमित बहस रखेंगे तो बेहतर होगा। खंड करने का प्रयास करते रहेंगे। प्रोफेसर साहब आप बोलिए, आप एक मिनट थोड़ा सा संयमित बहस रखें, अपनी बाड़ी में बोलिए प्लीज। समझ में नहीं आएगा दर्शक को भी कि कौन क्या कहना चाह रहा है। प्रोफेसर साहब, हमारे मित्र उत्तेजित हो रहे हैं और सनातन का समर्थन कर रहे हैं। सनातन असहिष्णुता नहीं सिखाता, सनातन सहिष्णुता सिखाता है। आराम से अपनी बात रखिए। लोगों को सनातन सिखाने के लिए आवश्यकता है, आपको वास्तविक धर्म सिखाने की आवश्यकता है। वास्तव में अगर आप सत्य सीख रहे होते तो कोई दिक्कत नहीं होती। जो लोग सनातन को खतरे में बता करके राजनीतिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। और सनातन को उसके व्यापक और सही संदर्भ में, सनातन को आपकी टिप्पणी अपनी जगह पे सही है कि अगर कोई भी व्यापक अर्थ है, उसी व्यापक अर्थ में उसको हम समझें। ठीक है, कोई भी व्यक्ति समाज के अंदर किसी भी तरीके की फूट डालकर राजनीतिक लाभ लेता है तो उस पर प्रश्न होने चाहिए, अगर ऐसा है तो। लेकिन हम देखिए राजनीतिक गलियारों से टिप्पणियां भी आ रही हैं इन सब चीजों को लेकर। कोई बयान दे रहा है, कोई काउंटर स्टेटमेंट दे रहा है। असम के सीएम हेमंता ने कहा कि विपक्षी दल हिंदुओं के खिलाफ जो कुछ कह रहे हैं उसके पीछे राहुल गांधी। देखिए राहुल गांधी पे निशाना साध। आप देखो, एक समय मध्य प्रदेश का चुनाव होता है तो महाकाल का मंदिर में आके हिंदू का वोट लेने का कोशिश होता है। वही लोग श्रावण महीना में मटन कितना टेस्टी हुआ है उसका बारे में भी चर्चा करता है। तो ये लोगों का जो एक हिंदू का खिलाफ जो मरसा है वो आज से नहीं, आज अगर 3-4 महीना आप देख रहे हैं तो यूपी में रामचरितमानस का खिलाफ, बिहार में रामचरितमानस का खिलाफ, खारगे जी ने पूरा हिंदू समाज का खिलाफ, स्टालिन का पूरा हिंदू को ही मैं खत्म कर दूंगा, वो मलेरिया है। ये जो माहौल बना है, ये माहौल कैसे बना है? जब से ये लोगों को राहुल गांधी का इंस्पिरेशन मिला है। तो मैं ये प्रियंक खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, स्टालिन, ये सबको मैं दाम नहीं देता हूँ। मेरा सीधा बात है, अगर कांग्रेस चाहते हैं ये राष्ट्र सनातन का पृष्ठभूमि में रहे तो आप जाके डीएमके को बोलो यार तुम स्टेटमेंट उठा लो, नहीं तो तुमसे कल हम नहीं हो। तो सनातन के खिलाफ ये बयानबाजी चल रही है, इस पर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। लेकिन ये भी सच है कि वसुधैव कुटुंबकम सत्यमेव जयते, ऐसे संदेश पूरी दुनिया को देने वाला ही ये सनातन है और हम ये सत्य सभी जानते हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस बहस में शामिल होने के लिए।